हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले अपन ने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं, जिनमें कुल मिलाकर के अपने 6 चैप्टर पढ़े हैं। अब अपना अगले यूनिट का पहला लेसन, और इस यूनिट में केवल ये एक ही लेसन है। अपन लेके के चलते हैं यूनिट नंबर 3 और लेसन नंबर 7। अपन कह रहे हैं मैग्नेट की इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस यूनिट का कुल अंक भार अपने पास 5 रहेगा। इस यूनिट में अपन क्या पढ़ेंगे, या कहते हैं इस लेसन में अपन क्या पढ़ेंगे, तो विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव किस प्रकार से उत्पन्न होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इससे पहले विद्युत धारा को और चुंबकीय क्षेत्र को क्या मानते थे, अलग अलग विभाग मानते थे। लेकिन ओरस्टेड ने क्या किया था कि एक प्रयोग किया था, उस प्रयोग की सहायता से उन्होंने ये दर्शाया था विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेटेड है। साथ ही साथ फेराडे ने और एम्पियर ने भी ये दर्शाया था कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के साथ में संबंधित होते हैं। गतिशील चुंबकीय क्षेत्र है वो विद्युत धारा उत्पन्न करता है, और विद्युत धारा है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे के साथ में रिलेटेड होते हैं। इस लेसन से अपन इसको पढ़ना शुरू करेंगे, और किस प्रकार से ये एक दूसरे के साथ में संबंधित हैं ये अपन पूरा पढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले अपन लेके चलते हैं ओरस्टेड का प्रयोग। इस प्रयोग में जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है आपको, एक चालक तार ए बी लेके चलते हैं, और इस चालक तार के श्रेणी क्रम में एक बैटरी बी, कुंजी के और धारा नियंत्रक RH अपन जोड़ते हैं। साथ ही इस चालक तार के नीचे इसके समांतर क्रम में एक चुंबकीय सुई रख देते हैं। जब इसमें अपन धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो उस स्थिति में ये चुंबकीय सुई इस चालक तार के समांतर ही रहती है। लेकिन जब जैसे ही अपन इसमें कुंजी के अंदर डॉट लगा करके धारा प्रवाहित करते हैं, धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, उस स्थिति में ये जो चुंबकीय सुई है वो एक तरफ विक्षेपित हो जाती है, यानी इसकी एक दिशा में ये अपने मूल स्थिति से, या कहते हैं कि चालक तार की समांतर स्थिति से विचलित हो जाती है। अब यहाँ उन्होंने कुछ प्रयोग करके देखे थे कि यदि इस चुंबकीय सुई को इस तार के नज़दीक लेके जाएं धारा को स्थिर रख करके, तो इस विक्षेप का मान बढ़ जाता है, और यदि अपन दूर लेके जाते हैं तो विक्षेप का मान कम हो जाता है। यानी माध्य स्थिति जो थी उस माध्य स्थिति से विक्षेप का मान कम या ज़्यादा होता है। ये कम या ज़्यादा कब हो सकता है उसका निष्कर्ष अपन लास्ट में देखेंगे। दूसरी स्थिति है कि यहाँ इस चुंबकीय सुई को इसके नज़दीक ही स्थिर रख दिया, फिर धारा का मान अपन धारा नियंत्रक की सहायता से परिवर्तित करते हैं। यदि धारा का मान बढ़ाते हैं तो विक्षेप का मान भी बढ़ता है, और यदि धारा का मान कम कर देते हैं तो विक्षेप का मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक स्थिति तो अपने पास ये पूर्ण हो गई। अगली स्थिति में उन्होंने क्या किया कि धारा की दिशा ही बदल दी। धारा की दिशा बदल देंगे तो यहाँ बैटरी जो है, इस बैटरी का ध्रुव है वो विपरीत कर दिया, तो बैटरी की सहायता से जब हम धारा का मान परिवर्तित करते हैं तो यहाँ विक्षेप की दिशा भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। जैसे देख रहे थे अपन इसमें कि यहाँ उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण ध्रुव है, इस चालक तार के समांतर है। इस स्थिति में देखें उत्तरी ध्रुव इस दिशा में चला जाता है, जबकि इसमें धारा की दिशा परिवर्तित करते हैं तो ये उत्तरी ध्रुव है वो इस दिशा में चला जाता है। तो इस प्रकार से अपन देखें कि जब धारा की दिशा परिवर्तित कर देते हैं तो चुंबकीय सुई में विक्षेप क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। तो यहाँ भी वही स्थिति देखी कि जब तार के नज़दीक लेके जाते हैं तो विक्षेप बढ़ जाता है, तार से दूर लेके जाते हैं तो विक्षेप कम हो जाता है। इसी प्रकार से जब धारा का मान परिवर्तित करते हैं धारा नियंत्रक की सहायता से, तो क्या होगा, धारा का मान बढ़ाने पर विक्षेप बढ़ जाता है और धारा का मान कम करने पर विक्षेप घट जाता है। तो इस प्रकार का एक प्रयोग था। इस प्रयोग से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, अपनी जानते हैं कि चुंबकीय सुई केवल चुंबकीय क्षेत्र से विचलित हो सकती है। तो यहाँ जब अपन धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो धारा प्रवाहित करने पर ये चुंबकीय सुई क्या हो रही है, विक्षेपित हो रही है। इसका मतलब यहाँ किसी न किसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है।
फिर अपन ये देख रहे थे कि इसको नज़दीक लेके जा रहे हैं, तो उस स्थिति में विक्षेप बढ़ रहा था। इसका मतलब हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए विक्षेप बढ़ रहे हैं। और दूर लेके जा रहे हैं तो विक्षेप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए ये विक्षेप भी कम हो गए। फिर यहाँ अपन कह रहे थे कि धारा की दिशा परिवर्तित कर देते हैं। धारा की दिशा परिवर्तित कर देंगे तो क्या होगा कि विक्षेप विपरीत हो रहा है। इसका मतलब धारा की दिशा परिवर्तित करने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, जिसके कारण ये विक्षेप विपरीत हो रहा है। तो इस आधार पर अपन ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उस चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इसी को अपन क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ इससे चालक तार में क्या होता है, आवेश प्रवाहित होते हैं। और आवेश प्रवाहित होता है, इसका मतलब हो गया कि आवेश प्रवाह के कारण ही क्या हो रहा है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब एक स्थिति ये भी ले सकते हैं कि यदि इस चुंबकीय सुई को अपन नीचे न रखकर ऊपर रख दें तो फिर क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब चालक तार के नीचे से चुंबकीय सुई को हटाकर ऊपर रख देते हैं तो जो विक्षेप पहले प्राप्त हो रहा था उसके विपरीत हो जाता है। यानी ये जो विक्षेप है जिसमें इस दिशा में ये उत्तरी ध्रुव जा रहा था, ऊपर रखने पर ये विपरीत दिशा में, यानी ऐसी स्थिति में अपने को प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार से जब धारा की दिशा परिवर्तित करते हैं तो इस चुंबकीय सुई को ऊपर रखने पर यह विक्षेप भी विपरीत होता है, यानी ये स्थिति अपने को यहाँ ऊपर प्राप्त होती है। तो इस प्रयोग के अपन कुछ निष्कर्ष और लिख देते हैं कि क्या क्या निष्कर्ष अपने पास प्राप्त होता है। पहला निष्कर्ष अपन ये ले सकते हैं कि किसी चालक तार के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दूसरा अपन ये ले सकते हैं कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र इस चुंबकीय सुई की इस चालक तार से दूरी पर निर्भर करता है। यानी अपन इसको नज़दीक लेके जाएंगे या दूर लेके जाएंगे तो विक्षेप किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से ये चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है। यानी निकट जाने पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है और दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाता है। अगला बिंदु अपन ये ले सकते हैं कि धारा की दिशा पर भी चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। यानी धारा की दिशा परिवर्तित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, यानी उसकी दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी। अब इसको अपन कुछ इस प्रकार से समझेंगे कि यदि चालक तार में दक्षिण से उत्तर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर यदि धारा प्रवाहित होती है तो ऐसी स्थिति में ये जो चुंबकीय सुई है इसका उत्तरी ध्रुव है वो पश्चिम की ओर विक्षेपित होता है। यानी कौन सी दिशा में, वेस्ट की दिशा में विक्षेपित होगा। इसका एक नियम भी आएगा आगे, अपन उस नियम को SNOW के नाम से जानते हैं, जिसमें अपन कहते हैं कि साउथ से नॉर्थ की ओर यदि धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई इसके तार के नीचे रखी हो तो उसका उत्तरी ध्रुव वेस्ट की ओर विक्षेपित होगा। आगे अपन फिर से पढ़ेंगे इस नियम को। इसके विपरीत अपन ये कर सकते हैं कि यदि धारा की दिशा नॉर्थ टू साउथ हो तो ऐसी स्थिति में उत्तरी ध्रुव किधर जाएगा, ईस्ट की तरफ जाएगा, यानी पूर्व की ओर विक्षेपित होगा। तो यहाँ ये बिंदु भी अपन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन देखें धारा की दिशा पर भी ये निर्भर करता है। एक लास्ट में अपन कह रहे थे कि यदि चुंबकीय सुई को इसको ऊपर रख देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। यानी चालक तार के ऊपर और नीचे चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशा में होता है। अब अपन उसी चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करते हैं। परिभाषित करने के लिए सबसे पहले अपन ये कहेंगे कि जिस प्रकार से विद्युत क्षेत्र को अपन परिभाषित करते हैं, विद्युत क्षेत्र को अपन ने परिभाषित किया था वेक्टर E = में F/Q0 से। यहाँ अपने को ये ध्यान है कि एकल विद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है, यानी एकल धनावेश या एकल ऋणावेश उपस्थित हो सकता है। तो यदि ऐसी स्थिति हमारे पास यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में प्राप्त होती है कि यहाँ दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दोनों अपने को अलग अलग प्राप्त हो जाते हैं, यानी किसी प्रकार से वो एकल रूप में प्राप्त होते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से अपन उसको भी परिभाषित कर देते हैं। लेकिन
यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं होती है, तो इसको परिभाषित अपन दूसरे प्रकार से करेंगे। इसके लिए अपन ये कहते हैं कि किसी स्थान पर यदि कोई आवेश स्थित है और वो स्थिर अवस्था में है, उस पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला कुल बल कितना होता है, उस स्थिति में 0 होता है। यानी जब आवेश स्थिर होता है तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल क्या होता है, 0 होता है। साथ ही साथ अपन ये भी देखते हैं, जो अपन आगे पढ़ेंगे भी, कि यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या इसके विपरीत दिशा में है, तब भी उस पर लगने वाला बल कितना होता है, 0 होता है। ये आगे अपन पढ़ेंगे और वहाँ ज्ञात भी करेंगे कि किस प्रकार से इस बल का मान 0 होता है। यदि किसी प्रकार से आवेश चुंबकीय क्षेत्र के साथ में लंबवत हो, यानी चुंबकीय क्षेत्र तो इस दिशा में हो और गति आवेश की इस दिशा में हो, तो ऐसी स्थिति में उस आवेश के ऊपर बल कार्य करता है और वो बल कार्य करता है चुंबकीय बल। उस चुंबकीय बल की सहायता से अपन चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करेंगे। उससे पहले अपन ये देखें कि इस चुंबकीय क्षेत्र को अपन B से लिखते हैं और ये सदिश राशि होती है। अब अपन उसको परिभाषित करते हैं। परिभाषित करने के लिए मान लेते हैं कि कोई आवेश Q है, वो चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से गति करता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, वेक्टर B है। तो इस वेक्टर B चुंबकीय क्षेत्र के अंदर वो V वेग से गति कर रहा है। तो उस आवेश पर लगने वाला जो बल होता है, उस बल को अपन इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, वेक्टर F इज इक्वल टू Q इंटू में V क्रॉस B। अब यहाँ अपन देखें, ये V क्रॉस B दो सदिशों का सदिश गुणनफल है। यदि V और B के मध्य कोण थीटा हो, V और B के मध्य कोण कितना लिया अपन ने, थीटा लिया है, तो V क्रॉस B को अपन क्या लिखेंगे, V क्रॉस B को अपन लिखेंगे VB साइन थीटा n कैप। जैसे अपन कह रहे थे कि दो सदिश A और B हैं, तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू क्या होता है, AB साइन थीटा n कैप होता है। तो यहाँ अपन ये लिख के चलते हैं कि A और B के मध्य में कोण कितना है, थीटा है, और ये n कैप क्या है, यहाँ पर A और B से निर्मित तल के लंबवत एकांक सदिश है। तो यहाँ भी अपन कहेंगे कि V क्रॉस B है, उसको अपन इस रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पर ये जो बल है, उस बल का मान क्या होगा, F इज इक्वल टू Q VB साइन थीटा n कैप। अब यहाँ पर ये जो बल प्राप्त हो रहा है, ये बल कौन सा बल होता है, चुंबकीय बल होता है। इस बल का अधिकतम मान कितना हो सकता है, उससे पहले ये देख लीजिए कि n कैप क्या है, n कैप है इस बल की दिशा में एकांक सदिश। अब अपन इस बल का अधिकतम मान ज्ञात करना चाहते हैं कि ये अधिकतम मान कितना होगा। तो ये किस पर निर्भर करता है, आवेश, वेग, चुंबकीय क्षेत्र, और वेग और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण थीटा की ज्या पर निर्भर करता है, यानी साइन थीटा के ऊपर निर्भर करता है। तो ये साइन थीटा का मान यदि अधिकतम हो जाए तो इस बल का मान भी क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। यदि अपन ये ले लें कि साइन थीटा का मान क्या हो जाए, मैक्सिमम कितना हो जाए, 1 हो जाए, यानी साइन थीटा को अपन 1 लेंगे, तो ये मान बल का भी क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। केवल अपने इसका यदि परिमाण लिखेंगे तो ऐसी स्थिति में F मैक्सिमम इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, Q VB लिख सकते हैं। यहाँ अपने साइन थीटा को क्या कर दिया, 1 कर दिया, क्योंकि ये साइन थीटा का अधिकतम मान है, इसलिए इस बल का मान भी क्या हो जाएगा, ये अधिकतम हो जाएगा। अब यहाँ से अपन B का मान ज्ञात कर लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र B का मान क्या होगा। तो B का मान अपन यदि ज्ञात करते हैं तो B इज इक्वल टू में ये Q और V इसके साथ में गुणा में, ये इधर बटा में आ जाएगी, तो ये F मैक्सिमम अपॉन Q इंटू में V हो जाएगी। अब यहाँ से अपने इससे चुंबकीय क्षेत्र को क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। इसके लिए अपन ये मान लेते हैं कि आवेश Q का मान कितना हो, यदि Q इज इक्वल टू 1 कूलम व वेग V का मान कितना ले लें, 1 मीटर प्रति सेकंड ले लें, यानी आवेश है वो 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील हो। यहाँ पर नहीं लिया था कि साइन थीटा का मान कितना हो जाता है, मैक्सिमम 1 हो जाता है। ये कब होता है, जब थीटा का मान कितना होता है, 90 डिग्री, यानी यहाँ थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है। तो ऐसी स्थिति में इस चुंबकीय क्षेत्र B का मान क्या हो गया, B इज इक्वल टू हो गया F मैक्सिमम अपॉन Q का मान 1 इंटू में वेग का मान भी 1, इसलिए B इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, F मैक्सिमम। तो यहाँ से अपन इसको परिभाषित करेंगे, क्या क्या लिया अपन ने,
एकांक आवेश किस वेग से गतिशील है, 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, किस दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ में लंबवत दिशा में है, तो यहाँ पर उस आवेश पर लगने वाला अधिकतम बल क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हुई। इसको अपन इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि एकांक आवेश जब 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षेत्र के साथ लंबवत दिशा में गति करता है तो उस स्थिति में उस पर लगने वाला अधिकतम चुंबकीय बल क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषा हो जाती है। अब अपन क्या करते हैं, इसके मात्रक का और देख लेते हैं। इसका मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इसका एक ही नाम देते हैं अपन, टेस्ला। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और 1 टेस्ला क्या होता है, बराबर होता है। ये तो एमकेएस पद्धति का मात्रक है। अब यदि अपन इसको सीजीएस पद्धति में लेके चलें तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक वेबर के स्थान पर अपन लिखेंगे तो ये होगा मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर के स्थान पर क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। और टेस्ला है तो इसके स्थान पर अपन गाउस का उपयोग करते हैं, यानी या गाउस। अब ये जो टेस्ला और गाउस है इन दोनों के मध्य संबंध होता है, और वो संबंध है 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गाउस होता है। यानी 1 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मान 10⁴ गाउस चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। ये एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति का मान हो गया। फिर हम इसकी विमा के बारे में बात कर लेते हैं कि विमा क्या होती है। तो विमा इसकी m1 L0 T-2 A-1 होती है। अब जैसे अपन विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते थे, ठीक इसी प्रकार से यहाँ चुंबकीय क्षेत्र को भी क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण के नाम से भी अपन जानते हैं। अब बात ये आती है, जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो उसके चारों तरफ केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब आवेश गतिशील होता है, ये बात अपन पहले फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं कि जब आवेश गतिशील होता है और स्थिर वेग से गतिशील होता है तो उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, यानी विद्युत क्षेत्र तो होगा ही होगा, साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। लेकिन यदि आवेश त्वरित वेग से गतिशील होगा तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इसके साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित होंगे। तो इस प्रकार से अपन इस विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करते हैं। अब अगले टॉपिक के रूप में अपन बायो-सावर्ट के नियम को लेकर चलेंगे। ये एक महत्वपूर्ण नियम है और इस नियम पर आधारित बहुत सारे अनुप्रयोग हैं। उन अनुप्रयोगों के बारे में भी अपन पढ़ेंगे।